नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। और आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो तो आप जान ही रहे हैं, एक्सरसाइज 3.2 होगा। रैखिक समीकरण जो था, ठीक है ना, 2-4 वाले रैखिक समीकरण को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग पार्ट 1 का जो वीडियो है वो बना के और ऑलरेडी 3.1 का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ग्राफी विधि से कैसे किसी समीकरण को सॉल्व करते हैं। आज बेसिकली क्या करेंगे ना, हम लोग ग्राफी विधि से सॉल्व करेंगे और भी कुछ इसी तरह से डिस्कशन करेंगे कि ग्राफी विधि में कौन कौन सॉल्व होता है। जैसे कि आपने पिछला चैप्टर हम लोग आपको बताए थे कि ये कोई ग्राफ होता है और इस ग्राफ में हमने क्या पढ़ाया था आपको कि यहाँ पर सपोज करिए एक बिंदु यहाँ पर आ रहा है, दूसरा बिंदु यहाँ, और इसको आप क्या करते थे, मिला देते थे। और सब दूसरा पॉइंट ऐसे और ऐसे ही था और ये इस तरह करके क्या हो रहा था, दोनों मिल रहा था। तो ये समीकरण 1 मानते थे आप और इसको समीकरण 2 मानते थे आप, है ना। समीकरण 1 और 2 देखिए यहाँ पर क्या पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि रेखा कैसा है, समांतर रेखा दोनों समीकरण। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है मान लेते हैं इस तरह कोई 2 बिंदु आया, ठीक है, और ऐसे कोई दूसरा बिंदु गया और यहाँ से जो रेखा निकला वो इस तरह करके एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिया। तो यहाँ पर एक बिंदु पर यदि काटा तो उसको हम लोग कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है ना। ठीक है, और तीसरा जो हम लोग का स्टेप था वो हमने क्या देखा था कि ये कोई 2 पॉइंट है और दूसरा जो पॉइंट हम मान लेते हैं ऐसे कोई दूसरा पॉइंट था, ठीक है ना। और जब ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों को मिलाए थे और लाइन एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप कर जा रहा था। जब ओवरलैप कर जाएगा तो इसको ही हम लोग क्या कहेंगे, संपाती कहते हैं, ठीक है। तो आपने समझा कि प्रतिच्छेदी मतलब वो एक बिंदु पर काटता है और संपाती का मतलब वो जो होता है पूरा एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाता है। और जो तीसरा चीज़ होता है समांतर में क्या होता है कि वो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होता है, ठीक है। ये समांतर हो गया। तो ये 2-3 तरीका जो है हम लोग डिस्कस किए थे पार्ट 1 में, यानी 3.1 का एक्सरसाइज में। और 3.2 में हम लोग क्या करने वाले हैं जनरली इसी पर आगे विस्तार में हम लोग जानेंगे और डीपली इसको पढ़ते हैं क्या क्या होता है और कैसे होता है। हमने जैसे कि आपको बताया था ये सब चीज़ को, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि सपोज करिए, और हमने आपको बताया था कि कोई भी जो रैखिक समीकरण होता है उस रैखिक समीकरण का जो फॉर्मेट होता है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के रूप में होता है। और दूसरा जो इक्वेशन होता है वो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के रूप में होता है, ठीक है। तब यहाँ पर ऐसा करेंगे, जब भी कोई 2 समीकरण दिया रहेगा, ये समीकरण वो 1 मानते थे, इसको समीकरण 2 मानते थे। समीकरण 1 और 2 को 2 से हम क्या करेंगे, a1 b1 a2 b2 c1 c2 सबको निकाल लेंगे क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। अब क्या करेंगे, a1 बटे a2 निकालेंगे, फिर b1 बटे b2 निकालेंगे, फिर c1 बटे c2 निकालेंगे। उसके बाद हम देखेंगे यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नहीं, यहाँ पर जो रेखा है वो प्रतिच्छेद करेगी। प्रतिच्छेद मतलब वो एक बिंदु पर दोनों रेखा जो है एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेगा। जब भी प्रतिच्छेद होगा यानी कि वहाँ पर x या y का मान निकलेगा, यानी उसका एक हल होगा। जब भी प्रतिच्छेद करेगा एक बिंदु पर करेगा, इसका मतलब प्रतिच्छेद तो एक हल होगा। और यदि उसका एक हल होगा तो उसमें याद रखिएगा कि वह जो युग्म है समीकरण का वह संगत युग्म है, ठीक है, संगत होगा। क्लियर है। उसी प्रकार यदि हम a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2, यदि पहला ही बराबर नहीं हुआ ना तो c1 बटे c2 निकालने का जरूरत यहाँ पर नहीं है, होता है। तो यहाँ पर जो रेखा होगा वो संपाती होगा। संपाती का मतलब तो आपको बता ही दिया कि ये कोई समीकरण 1 है और समीकरण दूसरा भी यहीं पर आके ओवरलैप कर जा रहा है, इसका मतलब संपाती हो। और यदि संपाती होगा तो इसका क्या होगा, एक हल होगा कि अनेक हल होते, क्योंकि यहाँ पर बहुत जगह पे कट रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इसका अनेक हल होगा। यहाँ पर कोई चीज़ रटने का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सिर्फ ध्यान देंगे। अब ध्यान दीजिए, यदि अनेक हल होगा मतलब हल एक हो या अनेक हो, हल एक हो या अनेक हो, हल तो हो रहा है ना, जब भी उसका वैल्यू निकल रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर संगत होगा। उसके बाद हम लोग निकालेंगे a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। देखेंगे कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 का, तब ये जो होगा वो तब ये जो होगा वो क्या होगा, समानांतर होगा। रेखा जो दोनों है यानी समीकरण का जो 2 रेखा बनेगा वो कैसे बनेगा, समांतर, ठीक है ना, समांतर रेखा होगा।
यदि समांतर रेखा होगा तो उसमें कितना हल होगा? जब समांतर रेखा भाई तो कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही नहीं करेगा, काटेगा ही नहीं, तो यहाँ पर कोई हल नहीं होगा। ठीक है, समांतर होता है तो कोई हल नहीं होगा, और जब कोई हल नहीं होगा तो वो जो युग्म होगा वो कैसा युग्म होगा समीकरण का? तो असंगत युग्म होगा। क्लियर है? ये चीज़ का हम लोग चर्चा कर लिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग का जितना भी क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़कर 2, 3, 4, 5 जितना भी क्वेश्चन है वो सभी में यही कॉन्सेप्ट का हम लोग भरपूर यूज करेंगे, इसलिए आप एक बार बढ़िया से समझ लीजिए। यदि आप नहीं समझ पाए हैं तो एक बार फिर से वीडियो को एकदम बिल्कुल बिना स्किप किए हुए ध्यान से इसको देखिए, बहुत अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। फिर से एक बार याद रखिएगा, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालिएगा। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 यदि हो जाए, मतलब कहने का मतलब हुआ जब वैल्यू निकालेंगे a1/a2 का वैल्यू बराबर b1/b2 का वैल्यू यदि बराबर नहीं हुआ तब वह रेखा प्रतिच्छेद करेगा, और जब प्रतिच्छेद करेगा लाइन तो वहाँ पर एक हल होगा, और जब एक हल होगा उस तो वो जो समीकरण होगा वो क्या होगा? संगत होगा। क्लियर है? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम अब सवाल नंबर 1 पर डिस्कस करते हैं। तो आइए एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके स्क्रीन पर है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण का युग्म बनाइए। ठीक है, सबसे पहले आपको समीकरण बनाने बोल रहा है, फिर उनको जो है उनके ग्राफी विधि से हल कीजिए, यानी ज्ञात कीजिए। उसको ग्राफी विधि में क्या करना है? ज्ञात भी करना। चलिए, माना क्वेश्चन है कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक पहले बोलता है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने गणित की परीक्षा में भाग दिया, तो मान लेते हैं लड़कों की संख्या कितना है? x है, और लड़कियों की संख्या मान लेते हैं y है। भाग लिया कितना बच्चा? 10 बच्चा, तो यानी कि लड़का जो लड़की मिलाकर 10 हो जाएगा। इसको बना लिया हम समीकरण 1। फिर क्या बोलता है? यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, यानी लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, इसका मतलब हो गया कि ये हो गया लड़कियों की संख्या y, लड़कों से 4 अधिक है। लड़का कितना था? x में 4 ज़्यादा। क्लियर है? समीकरण 2 इसको मान लिया। अब हम क्या करेंगे? इसको समीकरण 1 और 2 को ग्राफी विधि में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम समीकरण 1 को सॉल्व करेंगे। x + y बराबर 10 दिया था, है ना भाई? तो x बराबर जगह 10 - y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इधर फंस गया कौन? y। याद करो 3.1 में हम आपको बताए थे जो इधर फंसता है ना, जो इधर फंस जाएगा उसी का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं? मानते थे। यहाँ y है तो y बराबर हम मान लेते हैं 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10 - y। x बराबर 10 - y, 10 - y की जगह पर 4, तो हो जाएगा आंसर 6। जब इसको 4 माने तो ये हो गया 6। y बराबर 5, तो x बराबर तब क्या हो जाएगा? 10 - 5, यहाँ से 10 - 5 y की जगह पर है ना, तो आंसर हो जाएगा 5। तो ये 5 माने तो ये भी हो गए 5। उसी प्रकार अब हम समीकरण 2 में जाते हैं। कम से कम इस तरह का बॉक्स बना के 2 बॉक्स को फिलअप करना है। ठीक है, 2 से आप जितना अधिक बना सकते हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 2 से y बराबर x + 4 हो गया। समीकरण 2 में y बराबर x + 4, x और y का एक बॉक्स बनाते हैं हम लोग। अब देखो इधर क्या फंसा है भाई? x, तो मानेंगे x जो फंसेगा बराबर के दूसरी और उसी को हम लोग मानेंगे। x बराबर 1 मान लिए तो y बराबर हो जाएगा 1 + 4। क्यों? क्योंकि y बराबर जो इक्वेशन 2 है वो x + 4 है, तो 1 + 4 = 5 हो जाएगा। 1 माने तो 5 आ गया। नेक्स्ट क्या करते हैं? हम लेट करते हैं x = 2। जब x को 2 लेट करते हैं तो जब 2 आ गया तो हम लोग y बराबर क्या जानेंगे? y बराबर x + 4, यानी 2 + 4 बराबर 6 हो जाएगा। क्लियर है? अब समझिएगा, आगे बढ़ते हैं। इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर जो ग्राफ होगा वो सही होगा या गलत होगा हमको कोई आइडिया नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है ग्राफ पेपर पर हम कोई ग्राफ नहीं बना रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको जो है वो ग्राफ पर इसको रिप्रेजेंट कराना है। ठीक है, ग्राफ कॉपी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आंसर गलत सही क्या आएगा उसका कोई आइडिया नहीं लगा सकते हैं। 6 और 4, x का वैल्यू देखिए 6 है और y का वैल्यू देखिए 4 है। यहाँ पर 6 x के सामने ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है ना, और इधर है x एक्सिस होता है और इधर x डैश एक्सिस होता है, यहाँ y एक्सिस होता है और इधर y डैश एक्सिस होता है। तो 6, 4 हो गया बिंदु यहाँ पर। दूसरा 5 और 5, तो x एक्सिस पर 5 यहाँ हो गया, y एक्सिस पर 5 यहाँ हो गया। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए ये समीकरण क्या है? समीकरण 1। दूसरा देखिए समीकरण 2 क्या था? 1 और 5, x पर 1 और y पर 5, तो यहाँ पर है पॉइंट। और दूसरा है 2 और 6, तो x पर 2 और y पर 6, तो यहाँ पर है पॉइंट, है ना।
अब यहाँ पे जब आप मैच करते हैं तो इक्वेशन 1 को इस तरह करके, इक्वेशन 1 को आप इस तरह करके मिला दिए और इक्वेशन 2 का जो पॉइंट था उसको आप ऐसे मिलाते हैं, तो आप देखते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में यहाँ पर जो रेखा वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में जब प्रतिच्छेद कर रहा है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो x का वैल्यू है, यहाँ x का जो वैल्यू है वो 3 आ रहा है। x की जगह पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 3 होगा और दूसरा हो जाएगा 7, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। तो बात समझ में आई। तो आप देखिए यहाँ पर, हाँ बिल्कुल ये सही आंसर है। तो x बराबर 3 और y बराबर 7, इसका मतलब लड़का का जो संख्या है वहाँ पर उस क्लास में कितना है, 3 ठो है, लड़की की संख्या 7 ठो। वैसे भी तो आपको बोला जा रहा था 3 और 7 जोड़ के देखिए 10 होता है कि नहीं, क्लियर है। और जो लड़का की संख्या था वो कितना था, लड़की की संख्या से कम था। सवाल बोल रहा था ना, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो, तो लड़की की संख्या 4 ज़्यादा था, 3 था लड़का तो लड़की है 4 ज़्यादा 7। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है ना। 1 का 2 जो है आप देखे होंगे कि 3.1 में जो सवाल हम लोग डिस्कस किए थे बखूबी एकदम सेम टू सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है। इस पर उतना ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। यदि 3.1 का वीडियो आप लेक्चर नहीं देखें तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, वहाँ से भी देखिए, या तो प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करिए, ठीक है। पिछला चैप्टर में क्या था ना कि आपको सिर्फ ये डिस्कशन करने के लिए बोला था कि उसको ग्राफी विधि में रिप्रेजेंट कैसे किया था, तो उसको ग्राफी विधि में हम लोग रिप्रेजेंट करने सीखे थे। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट करने के साथ साथ यहाँ पे हम लोग को वैल्यू भी निकालना, मूल्य भी ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं यदि आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को पाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं 2 समीकरण मिलता है, और जब 2 समीकरण मिलता है तो उससे 2 रेखा भी निकलेगी ऐसे ना। और यदि दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद इस बिंदु पर कर रहा था, हम देखेंगे वहाँ पर x का वैल्यू कितना है और फिर यहाँ देखेंगे यहाँ पर y का वैल्यू कितना है। जो x का वैल्यू होगा, जो y का वैल्यू होगा यहाँ पर रख देंगे, वही हो गया मेरा x और y का वैल्यू। तो हम देखिए क्या मानते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग चर्चा करते हैं। तो माना मैंने एक पेंसिल का मूल्य हम लोग क्या मान लेते हैं, x रुपया, ठीक है। और माना एक कलम का मूल्य हम लोग क्या मान लिए, y रुपया। तो प्रश्न के अनुसार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है भाई, हो जाएगा ना 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया। एक कलम का दाम है x रुपया, सॉरी एक पेंसिल का मूल्य जो है वो x रुपया है, तो आपका 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x रुपया, बोलो हाँ या नहीं। फिर बोलता है 7 कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य है y रुपया, तो 7 कलम का मूल्य 7y रुपया, और दोनों मिला के जो दुकानदार पैसा लेता है हमसे वो कितना देता है, 50 रुपया। यही हम मान लेते हैं समीकरण 1 है, ठीक है। अगेन फिर से हम क्या करते हैं फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलता है उसी प्रकार 7 पेंसिल तथा 5 कलम, तो 7 पेंसिल का दाम 7x और 5 पेन का दाम 5y रुपया ना, क्योंकि कलम का दाम को हम लोग क्या माने हैं, y, तो 5y बराबर टोटल जो कीमत है वो कितना हो जाता है, 46 रुपया। ये हो गया समीकरण 2। अब हम उसी प्रकार जहाँ पे पहले हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 लेंगे, समीकरण 1 को सॉल्व करेंगे, है ना। समीकरण 1 को सॉल्व करने के बाद यहाँ पर जो भी वैल्यू है हम लोग यहाँ पे, जैसे 5x + 7y बराबर 50 हो गया आपका। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि x बराबर वैल्यू निकाल रहे हैं भाई, तो 50 - 7y/5 होगा या नहीं होगा, क्योंकि 7y इधर से उधर गया तो माइनस में हो गया, और 5 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड में हो गया। अब y यहाँ पर जब फंस गया मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर y जैसे ही फंसता है तो आप मान लेंगे, माना y का वैल्यू कुछ मानेंगे, और जो भी वैल्यू होगा यहाँ पर आप फिलअप करेंगे। उसी प्रकार समीकरण 2 का भी बॉक्स बना के आप फिलअप करेंगे। जब फिलअप करेंगे, फिलअप करने के बाद आप एक इक्वेशन ये समीकरण 1 और समीकरण 2 का ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। जब ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो 2 लाइन कुछ इस प्रकार बनेगा। इससे हम देखेंगे कि दोनों लाइन कहाँ पर कट रहा है, जहाँ पर x का मान वैल्यू जहाँ कटेगा वहाँ x और y 2 वैल्यू निकलेगा। तो x का वैल्यू आपने क्या माना था, पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य निकाल लीजिएगा, फिर y का जो वैल्यू होगा वो y निकल जाएगा, यानी कि कलम का मूल्य निकल जाएगा। क्लियर। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। ग्राफ में रिप्रेजेंट करना बहुत कंपलसरी है, इसके लिए ग्राफ पेपर होना चाहिए, बार बार आपसे बोल रहे हैं, ताकि वहाँ पर एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आपका आएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं, ठीक है।
तो चलिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा धांसू क्वेश्चन है और बहुत मज़ा आने वाला। और ये जो क्वेश्चन है ना, एक्चुअली क्या होता है ना, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस पर हम लोग थोड़ा सा अमल करेंगे, ध्यान देते हैं। क्या बोला जा रहा है सवाल आपको, अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा समपाती है। ठीक है ना। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। हमने आपको बताया था कि यहाँ जो होता है ये फॉर्मेट है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, और यहाँ जो फॉर्मेट होगा वो A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ से क्या देखते हैं कि यहाँ सर A1 का जो प्लेस लिया है वो 5 लिया है, और B1 का जो प्लेस लिया है वो -4 ले लिया है ना, -4 ले लिया, B1 बराबर -4, और C1 का जो वैल्यू है भाई मेरे वो 8 है। उसी प्रकार A2 के जगह पर जो है वो क्या है, A2 इक्वल टू 7, B2 इक्वल टू 6 एंड C2 इक्वल टू है आपके पास -9 है ना। अब हम क्या करते हैं, बारी बारी से A1/A2 निकालते हैं, फिर B1/B2 निकालते हैं, A1/A2। तो यहाँ पे आप देखेंगे A1 का वैल्यू 5/7, ठीक है। अब फिर क्या निकालते हैं हम लोग, B1/B2। तो B1 कितना है भाई, B1 है आपका -4 और B2 है आपका 6, कटा देंगे तो हो जाएगा 2 बार में, और ये 3 बार, -2/3, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं फाइनली, कि देख रहे हैं सर A1/A2 का जो वैल्यू है और B1/B2 का जो वैल्यू है वो बराबर है या नहीं है, तो बराबर नहीं है ना। जब बराबर नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने आपको बताया था ना कि जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो, तो यह जो रेखा है वो, हेलो, हाँ बस, तो A1/A2 इक्वल टू A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता था। तो यहाँ पर जो रेखा था वो क्या करता था, प्रतिच्छेद करता था, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता था। तो यहाँ सवाल पूछा जा रहा है ये प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है। तो हम चूंकि जान रहे हैं, चूंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, है ना, प्रतिच्छेद करती है। और कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। होप कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। अब देखिए यहाँ पर जो है हम लोग देख रहे हैं वो है A1x B1y C1, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, A2x B2y और प्लस C2 इक्वल टू 0। तो A1 के जगह पर कौन सा प्लेस आया, 9 ले लिया, B1 का प्लेस पे कौन है, 3 है, C1 के प्लेस पे 12 है, A2 के प्लेस पे 18 है, आप देख रहे हैं ना भाई, और B2 के प्लेस पर कितना है, 6 है, ओनली 6 है ना, y तो y की जगह पर है, B2 की जगह पर हो गया 6। कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, C2 की जगह पर 24 है। अब आप क्या करते हैं, आप सिंपली A1/A2 का वैल्यू निकालते हैं। तो A1 का वैल्यू 9/18 कट जाएगा 1 बार में, ये 2 बार, 1/2। उसके बाद निकालते हैं हम लोग B1/B2, तो हम देखते हैं 3/6, तो 1 और ये 2 बार में 1/2। फिर हम C1/C2 जब बराबर होने लगे ना, तो हम लोग C1/C2 का भी निकालते हैं। तो C1 का वैल्यू कितना भाई, 12/24, तो ये हो गया 1/2, 1/2 बार में कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 भी है, बराबर C1/C2 है, क्योंकि तीनों आपस में क्या हो गया, बराबर। जब बराबर होता है, तीनों आपस में बराबर होता है, तो हम लोग ये भली भांति जानते हैं कि ये जो समीकरण का युग्म होगा वो एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। जब भी बराबर होगा तो ये क्या होगा, समपाती होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ समपाती है ना। तो यहाँ रेखा का युग्म जो है, यहाँ रेखा का युग्म समपाती है, समपाती है। समपाती है का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि वो दोनों रेखा जो है वो एक दूसरे पर क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। जब इस समीकरण को आप ग्राफी विधि से सॉल्व करिएगा तो आप देखिएगा कि ये जो दोनों रेखा वो एक दूसरे को क्या करता है, समपाती करता है। ठीक है, समपाती मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करता है। यहाँ देखिए ये वही फॉर्मूला है क्वेश्चन नंबर 3, A2x प्लस A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। इसलिए A1 का जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों वो है 6,
B1 का जो वैल्यू है वो है 3 और C1 का जो वैल्यू है वो है 10। उसी प्रकार A2 के जगह पर क्या है भाई, तो है 2। B2 की जगह पर क्या है भाई, तो कुछ नहीं है सर, लेकिन इसके आगे में मल्टीप्लाई अपने मन से 1 है, तो B2 के प्लेस पर जो चीज़ है वो है -1, है ना। और C2 की जगह पर कौन है, तो है वो 9 है। हम लोग जो A1 B1 C1 ले रहे हैं, A2 B2 C2 ले रहे हैं, वो x का गुणांक, y का गुणांक और जहाँ कोई चीज़ नहीं है उसका गुणांक ले रहे हैं, ठीक है। तब हम फाइनली क्या करते हैं, A1/A2 निकालते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आप देखेंगे 6/2 हो रहा है, इसको हम लोग जब कटाएंगे 3/1, है ना। फिर निकालते हैं B1/B2, तो अब क्या देखते हैं कि ये है 3/-1, है ना। तो हो गया -3/1। इसका मतलब ये हो गया यहाँ A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। जब A1A2 बराबर है ही नहीं, A1/A2 बराबर B1/B2 है ही नहीं, जब दोनों आपस में बराबर है ही नहीं, तो तीसरा को निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम सीधा बोल देंगे ये रेखाओं का जो युग्म है अभी हमने जस्ट आपको बताया था, ये रेखाओं का युग्म क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। जब एक प्रतिच्छेद करेगा यानी एक बिंदु पर वो क्या करेगा, एक दूसरे को काटेगा, ठीक है। जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता था तो हम लोग यही चीज़ देखे थे, है ना। तो यहाँ पर जो समीकरण है वो क्या करेगा, एक बिंदु पर वो प्रतिच्छेद करेगा। क्लियर। कहीं कहीं कॉन्सेप्ट आपका ये आ जाता, यदि सपोज करिए यहाँ पर हम लोग समझाते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 आ जाता, बट नॉट इक्वल टू C1/C2 आ जाता, तब हम यहाँ पर कहते हैं ये जो रेखा वो क्या है, समानांतर है, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो शायद हमने क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक नोट किया है, और जो क्वेश्चन आपके बुक में है वो यहाँ पर प्लस नहीं है, यहाँ पर माइनस है, तो सॉरी फॉर माय मिस्टेक। तो अपने अनुसार से ये सही है, लेकिन यहाँ माइनस होगा, तो B1 का जो वैल्यू होगा वो भी -3 होगा। यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा, तो 3/1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब बराबर हो गया तो हम तीसरा भी निकालना होगा, यानी कि हम निकालते हैं C1/C2, और जो C1/C2 है वो है 10/9। तो ये तो हो ही गए, A1/A2 बराबर B1/B2 हुआ, लेकिन C1/C2 नहीं हुआ। तो जब ऐसा होता था तो ये रेखा का जो युग्म होगा, ये रेखा का युग्म वो क्या होगा, बोलिए भाई, समांतर होगा, ठीक है ना, समांतर होगा। तो अब इस सब चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देंगे, उसके लिए कोई बड़ा मैटर नहीं था, वो फैक्टर थोड़ा सा क्या होता है, हम प्लस हमसे नोट हो गया था, तो जबकि है क्या माइनस। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। और क्वेश्चन नंबर 3 जो बोल रहा है वो है अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 ज्ञात कीजिए ना, और ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण का युग्म संगत है या असंगत है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको हमने पिछले ही थोड़ी समय पहले बताया इसी वीडियो में कि यदि A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं हो तो ये प्रतिच्छेद करती है। जब कोई रेखा एक बार प्रतिच्छेद करता है मेरे भाई, तो इसका मतलब हो गया वहाँ पर एक हल होगा। जिसमें भी हल होगा वह संगत होता है, और जिसमें हल नहीं होगा वह असंगत होता है। दैट्स क्लियर। पॉइंट को नोट करिएगा और अच्छा से समझिएगा। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2। जब C1/C2 बराबर नहीं होता था तो वहाँ रेखा समांतर होता था। बोलो भाई, समांतर जब रेखा होगा, जब रेखा समांतर होगा तो यहाँ कोई हल होगा। यहाँ पर प्रतिच्छेद किया तो एक बार हल हुआ, एक बार कटा। यहाँ समांतर हुआ तो यहाँ कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो वहाँ रेखा क्या होगा, असंगत होगा। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको समझिएगा। A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों बराबर है। जब तीनों बराबर है तो रेखा समपाती है। समपाती का मतलब हो गया एक दूसरे पर दोनों समीकरण क्या हो रहा है, ओवरलैप कर रहा है। जब ओवरलैप कर रहा है इसका मतलब यहाँ पर जितना जगह पर कटा होगा उतना जगह उसका वैल्यू होगा, है ना। तो यहाँ पर अनेक हल हो जाएगा। अनेक हल हो या एक हल हो, हल तो हो रहा है। जब भी हल होगा मतलब x या y का वैल्यू निकलेगा, उसी को कहते हैं हल होना। जब भी x या y का वैल्यू निकल जाएगा तो वह रेखा क्या होगा, रेखा का जो युग्म होगा वो समपाती होगा। क्लियर है। आइए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं समीकरण में हम समीकरण में देख रहे हैं कि ये जो है उस तरह अरेंज नहीं किया है। 3x प्लस 2y
ये तो ठीक है। और C1 जो है उस पट्टी है तो इधर से ले आएंगे, इधर -5 हो जाएगा, बोलो हाँ या नहीं। उसी प्रकार 2x - 3y - 7 हो जाएगा बराबर 0, क्योंकि अरेंज करना पड़ेगा ना भाई। ये हो गया A2x, ये हो गया B2y, ये हो गया C2। अब यहाँ से आप क्या करते हैं, A1 का वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए A1 की जगह पर कितना है 3, B1 की जगह पर कितना है 2, C1 की जगह पर कितना है, तो भाई C1 की जगह पर है -5, क्लियर है। A2 की जगह पर कितना है तो है 2, B2 की जगह पर कितना है -3, माइनस मेरे लेना पड़ेगा। और C2 की जगह पर क्या है -7, क्योंकि प्लस लिखा नहीं जाता इसलिए माइनस कर लेना पड़ेगा। तो चूँकि A1 = 3, B1 = 2 और C1 = -5, A2 = 2, B2 = -3 और C2 = -7। अब हम क्या करते हैं, A1/A2 निकालते हैं तो हो जाएगा 3/2, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, B1/B2 निकालते हैं तो आपके पास हो जाएगा 2/-3, है ना। अब जब यही बराबर नहीं हुआ A1/A2 3/2, ये 2/3 हुआ, इसका मतलब बराबर नहीं हुआ, तो आगे हमको C1/C2 निकालने का कोई फायदा नहीं। और आपको मन करे तो चलिए हम आपको निकाल देते हैं। बहुत सारे बच्चे का डाउट होता है ना, सर हम निकालेंगे तो क्या होगा, तो कुछ नहीं, ये ना आएगा 5/7। फाइनली हम लोग के पास ऐसा लिखाएगा A1/A2 = B1/B2 नहीं है, और C1/C2 बराबर हो या नहीं हो, उससे हमको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पर लिखते नहीं। जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये रेखा का युग्म जो होगा, रेखा का युग्म, जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो ये समांतर होता है। जब समांतर होगा तो एक हल होगा, जब एक हल होगा तो यह क्या होगा, हल होगा, मतलब यह युग्म जो होगा वो कैसा होगा, संगत युग्म होगा। क्लियर है, ये रेखा का युग्म संगत है। मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में ये बात आई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 उसी तरह है, आप खुद बनाइए। 3 नंबर पे हम आप चर्चा कर देते हैं। क्या हम इसको लिख सकते हैं 3/2x + 5/3y - 7 = 0। तो ये हो जाएगा A1x + B1y + C1 = 0। सेम टू सेम यहाँ पर भी हम लोग करेंगे, है ना। बराबर 14 इधर लेंगे, -14 हो जाएगा, इक्वल टू इधर 0। ये हो गया A2x + B2y + C2 = 0। तो A1 की जगह पर जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चे वो है 3/2, B1 की जगह पर जो वैल्यू है वो आपका 5/3 और C1 की जगह पर जो वैल्यू है वो है -7 और A2 की जगह पर वैल्यू है 9, B2 की जगह पर जो वैल्यू है वो है -10 और C2 की जगह पर जो वैल्यू है -14। तो अब हम क्या करते हैं, A1/A2 फाइंड करते हैं, तो हो जाएगा 3/2/9। तो फाइनली जगह 3/2 × 9, 3 3 जा 9, तो हो जाएगा 1/6, बोलो हाँ या नहीं, 3 2 जा 6। उसी प्रकार हम क्या निकालते हैं, B1/B2, तो हो जाएगा मेरे पास 5/3 और बाय में है आपका -10, फिर से अब हो जाएगा 5/3 × -10 हो जाएगा, है ना। इसको 5 2 जा 10, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा -1/6 हो जाएगा। अब देखो वही बात हो गया, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, क्योंकि बराबर तो नहीं है ना, ये माइनस है ये प्लस है, बराबर नहीं है। इसलिए जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब प्रतिच्छेद करेगा, इसका मतलब यह जो रेखा है वह कैसा होगा, ये रेखा का युग्म संगत होगा। क्या आपको ये बातें समझ में आई? आपको आई तो आप एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पे कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आपको क्लियर से समझ में आता है या नहीं समझ में आता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमें भी अच्छा लगता है। बोलो समझ में आया नहीं आया, कमेंट करो। बातें समझ में आ गई होगी आपको। चलिए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं आपके समक्ष। देखते हैं यहाँ पर जो है वही फॉर्मेट है, बस कुछ नहीं, बट्टा देख के बच्चा भी डरता भाई, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। A1x के रूप में, फिर B1y के रूप में प्लस C1 = 0 हो गया। यहाँ A2x, सॉरी इसको भी अरेंज करते हैं, 2x + 3y माइनस हो जाएगा 2l = 0, यानी A2x हो गया, ये प्लस B2y हो गया और ये हो गया C2 = 0। इसका मतलब A1 का जो वैल्यू है वो है 4/3, B1 का जो वैल्यू है वो है 2 और C1 का जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों वो है -8। उसी प्रकार A2 का जो वैल्यू है 2 है, B2 का वैल्यू है, B2 की जगह पर 3 है
और C2 के प्लेस पर कौन है, -12 है। ठीक है, अब आप इस तरह का जो भी वैल्यू है फाइंड कर लिए। इसको मिटा देते हैं, आपको समझ में आ गई होगी ये बात है। सिंपल सा बात यही याद रखिएगा, यदि रेखा प्रतिच्छेद करे यानी एक हल हो या अनेक हल हो, प्रतिच्छेद करे और संपाती करे तो संगत होगा, और जहाँ समांतर होगा वो असंगत होगा। निकालते हैं A1/A2 का वैल्यू हो जाएगा 4/3, ऑलरेडी है बाय 2, तो हो जाएगा 4/3 इंटू 2 2 जा 4, तो 2/3 जगह। फिर हम क्या करते हैं, B1/B2, तो B1 का वैल्यू है 2 और B2 का वैल्यू है 3, 2/3। देखो ये दोनों बराबर हो रहा, तब हम क्या करेंगे, C1/C2 निकालेंगे, है ना। बराबर होगा तभी C1/C2 निकालना, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। तो हो जाएगा -8/-12, 2 बार में माइनस प्लस करके 4 2 जाए 8, 4 से 4 3 2/3। वाह, मज़ा आ गया। यहाँ पर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 भी है, इक्वल टू C1/C2, यानी तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। जब तीनों आपस में इक्वल है तो आप बताइए, जब तीनों आपस में इक्वल है तो क्या होगा, जब आपस में इक्वल होता है तो यह जो रेखा होता है वो क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप करता है ना। ये दोनों रेखा एक दूसरे पर क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, यानी संगत होगा। इसलिए ये रेखा का युग्म संगत है। अब हम लोग के सामने जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये है। सवाल बोला जा रहा है कि निम्न समीकरण, रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन से संगत है या असंगत, यदि संगत हो तो ग्राफी विधि से हल करें, है ना। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं, अभी इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका सिंपल सा बात बोल दिया, जो संगत होगा उसी को ग्राफी विधि से सॉल्व करना है, और जो संगत नहीं होगा उसको ग्राफी विधि में सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर है। चलिए, आज थोड़ा सा तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब है, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा वो अंदर का एनर्जी नहीं जग रहा है। शायद आप हमारा इस वीडियो को थोड़ा सा सभी स्टूडेंट को पहुंचा दीजिए, बहुत ज़्यादा व्यू आ जाएगा तो शायद अगला वीडियो में और भी ज़्यादा एनर्जी रहेगा बनाने के लिए, ठीक है ना। व्यूज़ कम आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं पड़ता, हमको बस ये चाहिए कि मेरा वीडियो से बहुत सारा स्टूडेंट पढ़े, ताकि सबका जो लाइफ है वो अच्छा चले, ठीक है ना। तो अभी हम लोग ये जो समीकरण है यहाँ देख रहे हैं, 1 नंबर x + y = 5, तो यहाँ पर x + y इधर से ले आए -5 हो जाएगा। इसको हम फॉर्मेट में चेंज करते हैं, A1x + B1y + C1, बोलो हाँ या नहीं, समझ में आ रहा है। उसके बाद 2x + 2y - 10 = 0 बराबर 0 हो गया। ये हो जाएगा A2x + B2y + C2 बराबर 0। क्या बोले भाई, एक बात रियली बताते हैं आपको, यहाँ घर के सामने वाला बिल्डिंग में डॉगी छोटा सा रहता है, पता नहीं उसको खाने देता है या नहीं देता है यार, हमेशा दिन भर ऐसे ही हमेशा करता है। हमको खुद में कभी कभी पता नहीं चलता, हम खुद अपना वीडियो का शायद बहुत कम ही बार ऐसा हुआ है कि हम अपना वीडियो को देखते हैं कि हम क्या पढ़ाएं क्या नहीं पढ़ाएं, गलत पढ़ाएं या सही पढ़ाएं, फिर कुछ कहीं प्लस माइनस में मिस्टेक हो गया। आज तक हम नहीं देख पाए हैं क्योंकि टाइम उतना ही नहीं होता। और एक स्टूडेंट हमें बताया क्लास में कि सर जब आप वीडियो बना रहे थे तो वो डॉगी जो है ना, डॉगी का आवाज़ आ रहा था उसमें, तो थोड़ा सा वो ट्रबल होता है, उस चीज़ के लिए हमें माफ़ करिएगा। अब वो भी तो आखिर कोई जीव है, वो अपना पता नहीं उसका कुछ इंटरनल प्रॉब्लम होगा, तो उसके लिए वो अपना जो भी है उसका अपना कोई लैंग्वेज नहीं है जिससे वो बात करे आदमी समझे। खैर इन सभी बातों को हम लोग गौर नहीं करेंगे, हम लोग पढ़ाई को डिस्कस करते हैं। A1 के जगह पर हो गया 2, B1 के जगह पर जो हो गया वो आपका हो गया सॉरी A1 के जगह पर यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके आगे में 1 है, इसके आगे में 1 है, इसके आगे में, तो A1 का वैल्यू हो गया 1, B1 का जो वैल्यू हो गया 1, और जो आपके पास C1 हो गया, C1 का वैल्यू हो गया -5। फिर उसी तरह यहाँ पर आप देखिए A2 का वैल्यू हो गया 2, B2 का वैल्यू हो गया 2, और C2 का जो वैल्यू हो गया -10, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, A1/A2 निकालिएगा तो A1 का वैल्यू 1/2, फिर B1/B2 निकालिएगा तो हो जाएगा 1/2, फिर जब बराबर हो जाए तो C1/C2 निकालिएगा, -5/-10 -1/2 बार में, है ना, 1/2 आ गया। तो फाइनली हम लोग क्या देखते हैं मेरे प्यारे भाई, A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2। तो जरा आप बोर्ड का यहाँ पर नज़र रखिए, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2।
तो ये जो है वो क्या होता है, संगत होता है। क्यों संगत होता है? क्योंकि ये दोनों रेखा एक दूसरे को क्या करता है, ओवरलैप करता है ना। तो इसका मतलब यहाँ समीकरण का युग्म कैसा होगा, संगत है। और जब संगत है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल करें। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मानेंगे यहाँ पर 1, और इसको मानेंगे समीकरण 2। अब फिर क्या करेंगे, अब समीकरण 1 से, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग बॉक्स बना के कैसे सॉल्व कर रहे थे, वैसे ही सॉल्व करिएगा। फिर उसी तरह फिर समीकरण 2 भी लीजिएगा, समीकरण 2 से, और वहाँ भी आपको एक बॉक्स बनाना है, एक्स वाई का वैल्यू मान के फिल करना है। उसके बाद उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, देखिएगा आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 सेम चीज़ है, क्वेश्चन नंबर 3 भी वही चीज़ है। क्या आप बना पाएंगे? कोई तरह का दिक्कत आपको होगा तो बताओ। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम होता है, बनाने में समस्या आती है, तो आप ना हमें कमेंट करके बताइए कि सर पूरा जो है क्लास डिस्कस करिए, पूरा वीडियो डिस्कस करिए। तो हम क्या करेंगे, पूरा क्लास डिस्कस कर देंगे, पूरा वीडियो को डिस्कस करेंगे, पूरा सवाल को बनाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि आप खुद भी इस पर चर्चा करिए। सेम एक ही जैसा क्वेश्चन, जैसे 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कुछ हद तक सेम ही है, तो इसलिए हम लोग उतना ज़्यादा डिस्कस इस पर नहीं किए, चर्चा नहीं किए। आप पहला वीडियो 3.1 का 3.2 का जो स्टार्टिंग, अभी 3.1 का जो पार्ट 1 है वो देखिए, 3.2 का अभी जो वीडियो बन रहा है पार्ट 2 है, आप इसको देखिए और शुरू से देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, आपको कतई कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ईजी है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, ज़रा इसको देखिएगा। हाँ, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है, का अर्ध परिमाप 36 है, तो बाग की विमाएँ ज्ञात करिए। ठीक है, तो बहुत इजी तरफ से हम लोग बहुत इजीली समझते हैं। एक बाग जिसकी लंबाई और चौड़ाई, तो समझिए बाग मतलब बगीचा, यानी खेत के आकार का कोई होगा, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, बोला हाँ या नहीं। तो मान लेते हैं, माना लंबाई जो है वो है x और चौड़ाई मान लेते हैं वो कितना है, y मान लेते हैं। प्रश्न से क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि जो लंबाई है यानी x चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी चौड़ाई कितना, y से 4 मीटर अधिक होगा, बोलो हाँ या नहीं। यानी x बराबर y+4 ही हो गया समीकरण 1। उसी प्रकार आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यदि इसका अर्ध परिमाप 36 है, अर्ध परिमाप देखिए, आयत का जो परिमाप होता है, परिमाप आप जानते हैं कि अर्ध परिमाप का मतलब हो गया परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप 36 दिए, और आप परिमाप जानते हैं 2 होल इंटू L प्लस बी, लंबाई गुना चौड़ाई, और अर्ध का मतलब हो गया इसका आधा, आधा कट गया बटे 2 बराबर 36। यानी लंबाई जोड़ चौड़ाई का वैल्यू कितना दे दिया, 36। लंबाई है x, चौड़ाई है y बराबर 36। ये हो गया समीकरण 2। अब क्या बोलता है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है समीकरण 1 से, बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करेंगे, है ना। x बराबर y+4, एक बॉक्स बनाएंगे, ये x यहाँ पर y फिल करेंगे। ठीक है, उधर क्या फंसा भाई, y, तो माना y बराबर 1 मान लेते हैं, तो x का जो वैल्यू होगा वो y+4 यानी 1 + 4 बराबर क्या हो जाएगा 5, है ना। फिर मानते हैं, माना y बराबर हम मान लेते हैं इस बार 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा y+4, यही था 2 प्लस, क्योंकि y की जगह पर कितना 2 + 4, तो कितना हो गया, ये 6 हो गया। क्या बात समझ में आ रहा है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से लेंगे, तो समीकरण 2 में क्या दिया है, x + y बराबर 36, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, x बराबर 36 माइनस y करें। अब हम एक बॉक्स बनाते हैं एक बॉक्स बनाते हैं, x और y लिखते हैं, मान उधर y फंस गया, तो माना y बराबर यहाँ पर हम मान लेते हैं करीबन, चलिए 10 मान लेते हैं। ठीक है, पंद्रह मान लेते हैं। जब 15 मान लेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 36 माइनस 15, तो x बराबर हो जाएगा 6 में 5 गया तो 1, 3 में 1 गया तो 2, है ना। पुनः अब क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं y बराबर मान लेते हैं इस बार हम, हाँ चलिए 16 मानते हैं, तो
तो x बराबर क्या आ जाएगा 36 माइनस 16, 36 में 16 जाएगा कितना हो जाएगा 20। जब y को हम 15 माने तो x जो है वो मेरा निकला 21, जब इसको 16 माने तो ये निकल गया 20। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, रिप्रेजेंट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्या बातें समझ में आ गई होगी? समझ में आ गई हो तो ठीक है। और यदि आपको कहीं कन्फ्यूजन लग रहा है कि सर इसमें 15 और 20 का डिस्टेंस है, यदि बच्चा चाहे कि सर 5, 10, 15, 20 इस तरह का डिस्टेंस लेना चाहता है 25, तब यदि इस तरह का डिस्टेंस को आप मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर वैल्यू थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर y का मान 10 मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 10 + 4 तो ये हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 14 फिल कर दीजिए, है ना। तब देखिए अब 10 और 10 के रेंज में आ गया। y बराबर इस बार मान लीजिए आप 15, तो यहाँ पर 15 + 4 हो जाएगा, तो 15 और 4 कितना हो जाएगा, 15 + 4 हो जाता है 19, है ना। तो y का वैल्यू आपने क्या माना इस बार 15 माना, ये क्या बन गया आपका 19। ठीक है, क्या बातें समझ में आ रही होगी? -5 -10, है ना, -15, इस तरह इधर हो गया 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह करके ग्राफ जाएगा, -5 -10 इस तरह करके जाएगा। देखिए x का वैल्यू 14 तो y का वैल्यू 10, 14 यहाँ कहीं होगा और y का वैल्यू 10, तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, है ना। एक पॉइंट ये हो गया और दूसरा हो गया 19 और 15, x का वैल्यू 19 यहाँ कहीं होगा और 15 हम लोग का यहाँ पर है ना, तो ये पॉइंट जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मान लेते ये ए था, ये पॉइंट भी था, मिला दिए। ठीक है ना। अब देखिए फिर हम समीकरण 2 में देखते हैं क्या था भाई, 21 और 15, 21 यहाँ पर होगा 15, मतलब ये जो है लाइन यहाँ पर कहीं होगा 21 15, और दूसरा बोल रहा है यहाँ पर 20 और 16, तो 20 यहाँ पर है ना, और 16 यहाँ कहीं होगा, ये हो जाएगा, ये मान लेते P है Q, अब इस पॉइंट को मिला रहता है। अब देखो फाइनली यहाँ जो इस जगह पर बिंदु कट रहा है ना, जहाँ पर कट रहा है ये कुछ इस प्रकार है, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू है ये x का अलग आएगा। ग्राफ पेज पे आप बनाइएगा तब एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो x का जो वैल्यू है लगभग 15 से ज़्यादा हो रहा है, सॉरी y का वैल्यू 15 से ज़्यादा हो रहा है, 16 17 कुछ हो सकता है, और जो x का वैल्यू है वो 20 से ज़्यादा हो रहा है, या 20 ही हो रहा है, 20 हो रहा है, सॉरी 20 तो नहीं हो रहा, 20 से 21 20 के कहीं नियर बाय होगा। तो अब इन बातों पर गौर कर लिए, ये बात हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। यही है आपका इंटरसेक्शन पॉइंट, एक दूसरे को जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना। ग्राफ पर में देखिएगा किस बिंदु पर मिलता है, तो वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा।